हेलो बच्चों, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.1 को कंप्लीट कर लिया था और आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 के प्रत्येक क्वेश्चन 1 बाय 1 करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको हेल्थ प्रमेय को पढ़ना होगा, क्योंकि 6.1 प्रश्नावली में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बिना हेल्थ प्रमेय को हो जाए। या तो थेल्स प्रमेय लगती है या फिर थेल्स प्रमेय का विलोम लगता है। हमें दोनों ही, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, दोनों अच्छे से समझना है। तो यदि आप ये थेल्स प्रमेय अच्छे से समझ जाते हो तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, सारे क्वेश्चन आप अच्छे से बनाओगे। और सारे बच्चे, यदि आप मेरी बात को ध्यान से सुनते हो और जो मैं ये थेल्स प्रमेय में समझाने वाला हूँ और प्रत्येक क्वेश्चनों को मैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से आपको करवाऊंगा। और यदि आप हमसे जुड़े रहते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से बना दोगे। तो चलिए, समय ना खराब करते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कथन क्या है हमारा, प्रमेय 6.1 उसका कथन समझिए। कथन कह रहे हैं हमारे पास, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इस बात को समझिए बच्चों, इसमें हमें क्या दिया हुआ है पहले तो ये देखिए। दिया है तो मैं इसे शॉर्ट में ही आपको बता रहा हूँ, प्रूव नहीं करके दिखा रहा हूँ। देखिए, हमारा जो पेपर आने वाले हैं, आज शायद 19 तारीख हो गई और मुझे ऐसा ध्यान है शायद 24 तारीख को मैथ का पेपर है। तो 4-5 दिन हमारे पास बच्चे हैं और जो न्यू पैटर्न के हिसाब से जो पेपर हमारा आता है उसमें प्रमेय को प्रूव नहीं करवाता है। प्रमेय प्रूव करने के क्वेश्चन पहले आया करते थे, अब नहीं आते हैं। और समय भी 3 से 4 से 5 दिन तक हमारे पास बचा हुआ है। तो इसलिए मैं इस प्रमेय को डायरेक्ट आपको समझाऊंगा कि ये प्रमेय क्या कहती है। प्रूव नहीं करने वाले हम। यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें तो इसे प्रूव करके दिखाइए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं एक वीडियो इसकी आपको और अलग से बना दूंगा। लेकिन फिलहाल हमें प्रश्नावली जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना है, और जिससे कि बच्चों का नुकसान ना हो। प्रश्न पेपर, वार्षिक पेपर नजदीकी है, तो बस इसे थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लीजिए। जो क्वेश्चंसों में जो चीजें काम में आने वाली हैं वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। यदि आपको इसे डिटेल से प्रूव करवाना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजें, मैं एक वीडियो अलग से और बना कर डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूव इसका इतना कठिन भी नहीं है, आसान है। तो चलिए हम चलते हैं। मैंने थेल्स प्रमेय का विलोम भी लिख लिया है और थेल्स प्रमेय दोनों लिख लिया। इसने हमें दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी ये ए बी सी कोई त्रिभुज है और इसकी एक भुजा मान लो BC, इसके समांतर एक रेखा खींची जाए DE, ये दोनों समांतर है। यानी कि हमें जो दिया हुआ है BC समांतर है DE के। क्या दिया हुआ है बच्चों? BC समांतर है DE के। आगे का कथन पढ़ते हैं। एक भुजा के समांतर जो रेखा खींची जाए अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, यानी ये रेखा इसके समांतर खींची गई है और इन दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद करती है, तो अन्य दोनों भुजाओं को वो एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि ये रेखाएं समांतर हो तो ये इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब ये है कि AD बटे DB, यानी AD का अनुपात DB से, AD का अनुपात है हमारे पास DB से, बराबर होगा AE बटे E से, AE का अनुपात EC से। तो ये हमारे पास कथन है। इस कथन के हिसाब से ये रिजल्ट आएगा। तो जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं तो वहां पर बच्चों को ये ध्यान रखना है, यदि किसी त्रिभुज में रेखा समांतर आ जाए तो थेल्स प्रमेय का, ये थेल्स प्रमेय इस प्रकार से आपको लगानी है कि इसका अनुपात लेना है इससे और इसका अनुपात लेना है इससे। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होती है। चलिए, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, अब हमें इन भुजाओं का अनुपात दिया है, इसका अनुपात इससे दिया हुआ है, इसका अनुपात इससे,
यानी कि हमें जो दिया है वो मैं लिख देता हूं दिया है। चलिए, हम प्रमेय प्रूव नहीं कर रहे, कथन के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर दे दिया ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। अब देखो बच्चों, जब हमें भुजाओं का अनुपात बराबर दे दिया, जब भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये रेखाएं भी समांतर होंगी। तो हम लिख सकते हैं, जब इस प्रकार से आपको दे दे तो अतः डी ई समांतर होगी बीसी के। इसका ये रिजल्ट आ जाता है। यानी थेल्स प्रमेय क्या कहती है, जब रेखाएं समांतर हो तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो, और यदि भुजाओं का अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी थेल्स प्रमेय के विलोम से। जो ये आया हमारा किस रिजल्ट से है, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लिख सकते हैं, यदि भुजाओं का अनुपात बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। और थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यदि रेखाएं समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको ये मोटा मोटा सा आपको समझा दिया है। और ये रिजल्ट कैसे आता है, यदि किसी बच्चे को लगता है कि भाई हमें सर ये प्रूव करके बताइए, तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको अवश्य प्रूव करके दिखाऊंगा। लेकिन आपको पता है पेपर में इसका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। आपके पास पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, आपको इस फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चंस करने, और ये कैसे प्रयोग होगा अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, वहां से आपको पता लगेगा, आप समझोगे ये कब प्रयोग होगा, ये कब प्रयोग होगा, और अच्छे से आप डिटेल में अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझेंगे। चलिए इसे मुझे मिटाना होगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिख दिया है बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आकृति 1 और 2, ये आकृति 1 है और ये आकृति 2 है, में डी ई बी सी के समांतर है। तो बच्चों ये वाली हमें समांतर दे रखी है, इधर भी शायद ये डी ई है, यहाँ पे भी ये बिंदु डी है और ये वाला ई है, ये भी हमें समांतर दे रखी है। इसमें भी ये दोनों रेखाएं समांतर है, इसमें भी दोनों रेखाएं समांतर है। क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर जो आकृति पहली है उसमें ईसी ज्ञात करो, इसमें तो हमें ये वाला मान ज्ञात करना है, और आकृति 2 में एडी ज्ञात करो, ये वाला मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आकृति 1 से कर रहा हूँ। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपने थेल्स में अच्छे से समझ ली है तो आकृति 1 में क्या है, डी ई समांतर है बीसी के। आकृति 1 में हमें दे रखा है डी ई बी सी के समांतर है। तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, जब रेखाएं समांतर हो तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं, अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है, एडी बटा में डीबी, इसको मैं लिख सकता हूँ एडी बटे डीबी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ए सी। चलिए मान रखिए एडी का मान है 1.5 और डीबी का मान है 3, इधर रखोगे 1 बटे में ए सी। तो देखिए यदि मैं इस पॉइंट को हटा देता हूं तो 0 लगा दूंगा, यहां से काटिए 15 एकम 15, 15 दूनी 20, तो अपने पास आया 1 बटे 2 बराबर 1 बटे ए सी। यदि आप क्रॉस गुणा करते हो, क्रॉस गुणा यदि आप करते हो बच्चों, तो बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। इसी को 1 से मल्टीप्लाई किया इसी, और 2 एकम 2, इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाता है बच्चों। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको कर लिया थेल्स प्रमेय की मदद से। चलिए अब चलते हैं आकृति सेकंड में। आकृति सेकंड में क्या है, आकृति सेकंड में भी दिया हुआ है डीई समांतर है बीसी के, डीई समांतर है बीसी। तो यहां पर भी हमें लगा देनी है बच्चों, अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या है, एडी बटा में डीबी हो जाएगा, एडी बटे हो गया बच्चों डीबी, इधर से आप लिख सकते हो ए ई बट्टे हो जाएगा ईसी। चलिए मान रखोगे, आपका आंसर बहुत ही जल्द आने वाला है।
AD हमारे पास है नहीं, ज्ञात करना है। DB हमारे पास 7.2 है। इधर हम 1.8 लिख देते हैं और इधर 5.4। देखिए बच्चों, पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। 18 एकम 18, 18 तिया 54। अब देखिए, अब हमें क्या करना है बच्चों, यहां से देखोगे आप तो आपको इधर AD बट्टे 7.2 दिख रहा है और इधर अपने पास बचा 1/3। अब यदि मैं क्रॉस गुणा कर देता हूं, इसको क्रॉस गुणा करूंगा तो बच्चों ये आ जाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ 3AD और 7.2 को 1 से गुणा करोगे तो वही आने वाला है। तो यहां से बच्चों ये बन जाता है 3AD और इक्वल टू हो जाएगा 7.2। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जो गुणा की संख्या होती है, जो मल्टीप्लायर संख्या होती है, उसको हम उधर भेजेंगे तो ये भाग में चली जाएगी। 7.2/3 पॉइंट हटा दीजिए, काट दीजिए इसे, काटिए इसको। 6 से काटिए, 6×5 = 30, 6 × 1 = 6 और 6×2 = 12, यानी 12/5। 5 से इसे डिवाइड दे दीजिए बच्चों, 5×2 = 10, 2 बचेगा, पॉइंट लगा दीजिए, 5×4 = 20। यानी कि बच्चों हमारे पास जो AD आ गया ना कंप्लीट, वो आया 2.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से बच्चों ये आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिख लिया है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज PQR, कोई त्रिभुज है PQR, सब में PQR है। इसकी भुजाओं PQ और PR पर, यानी कि PQ और PR पर क्रमशः बिंदु P और F स्थित है। यानी PQ पर तो E है और PR पर F है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR की। हमें साबित करके दिखाना है कि भाई क्या ये दोनों समांतर है क्या। तो ध्यान दीजिए, हमें थेल्स प्रमेय का विलोम निकालना है तो हमें भुजाओं का अनुपात से काम करना है। तो जब समांतर लेके आना है तो भुजाओं का अनुपात से काम करना है। तो हमें लिखना है, चूंकि PE बट्टे में EQ, PE बट्टे में लिख देना है EQ, बराबर होना चाहिए इस, ऐसा करो PE बट्टा में EQ ले लो एक बार। PE बट्टे EQ मान कितना आएगा? 3.9 सेमी बट्टे में 3 सेमी, 3.9/3। यदि मैं पॉइंट काट देता हूं, यहां से इसे हटा दीजिए और 3 से कटेगा ये 10 बार में, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13/10 आ गया। इसका मान कितना आया? 13/10। इसे मैं ले लेता हूं समीकरण 1। अब देखिए, PF बट्टे में FR निकाल लेते हैं तथा PF बट्टे में FR, तो 3.6 और बटे में लेंगे 2.4। 3.6 पॉइंट से पॉइंट हट गया। 12×2 = 24, 12 तिया हो गया 36, 3/2। समीकरण 2 हो गया बच्चों। तो ध्यान से आपको दिख रहा होगा PE बट्टे EQ और PF बट्टे में FR, इनका मान बराबर नहीं है। इसका जो मान आया 13/10 है, इसका जो मान आया वो 3/10 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि PE बट्टे में EQ बराबर नहीं है PF बट्टे में FR के, PF बट्टे में FR के बच्चों ये मान बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से EF QR के समांतर नहीं है। EF QR के समांतर नहीं है। इस प्रकार से बच्चों आप कर सकते हो। ध्यान से फिर एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। हमने इसका अनुपात इससे निकाला तो मान ये आया,
इसका अनुपात हमने इससे निकाला तो मान यह है। दोनों मान बच्चों अलग अलग आ रहे हैं। जब दोनों मान अलग अलग आ रहे हैं तो इन दोनों का मान बराबर नहीं है। यदि बराबर हो जाता तो हम लिख देते थेल्स प्रमेय के विलोम से ई एफ समांतर क्यू आर, लेकिन बराबर नहीं है तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इसमें क्या देखना है, अपन को इसे भुजाओं का अनुपात निकालना है। चूंकि पीई बटे में ई क्यू अपन को निकालना है, पीई बटे में ई क्यू, तो 4/4.5, 4/4.5। बच्चों पॉइंट हटा देता हूं तो मैं इधर एक जीरो लगा देता हूं, तो भाग दीजिए 5×8 = 40, 5×9 = 45, 8/9। ये समीकरण 1 हो जाती है बच्चों। अब करते हैं इधर से तथा पी एफ बटे में एफ आर, पी एफ बटे में एफ आर, तो यहां हम करते हैं 8/9। हमारे पास सीधा सीधा दे रखा है समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से हमें लिख देना है क्या, समीकरण 1 व 2 से। बच्चों यहां भी लिखना था हमें, ध्यान नहीं रहा मुझे। समीकरण 1 व 2 से, यहाँ भी 1 व 2 से क्या हल हुआ, क्या मान निकला हमारे पास 1 व 2 से, पीई बटे ई क्यू। हमारे पास आ गया पीई बटे में ई क्यू बराबर आ गया पी एफ बटे में एफ आर। क्या आ गया बच्चों, पी एफ बटे में एफ आर। जब मान बराबर आ गया तो हम लिख सकते हैं अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं ई क्यू ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो मैं लिख सकता हूं ई एफ समांतर है क्यू आर के। यह आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी तरफ देखिए, 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरा देखिए क्या दे रखा है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। इसमें क्या है बच्चों, हमारे पास नीचे वाले मान नहीं देना, इसको हल करना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास पी क्यू का मान दे रखा है, ये पूरी भुजा दे रखी है 1.28, जिसमें से पीई का मान है 0.18। यदि मैं 1.28 में से 0.18 ऊपर का घटा देता हूं तो बच्चों नीचे का मान आ जाए। देखिए किस प्रकार से, यदि मैं 1.28 में से माइनस कर देता हूं 0.18, तो क्या बचेगा बच्चों, 0 बचेगा, और यहां से बच जाएगा 1.10। आपका ये मान बच्चों आ गया 1.10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से इधर से करेंगे, 2.56 में से 0.36 घटा दीजिए। 2.56 माइनस 0.36 यदि आप घटाते हो तो बच्चों यहाँ आपका बच जाता है 2.20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बच्चों अब हमारे पास सारे मान अवेलेबल है। अब बस उसी नियम से जो हम करते आ रहे हैं उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। तो चलिए फिर से निकालेंगे पीई बटे में ई क्यू। यहाँ से चूंकि पीई बटे में ई क्यू का मान यदि हम निकालें तो 0.18, ऊपर तो है पीई का मान तो बच्चों 0.18 है, और ई क्यू का मान है 1.10। तो बच्चों पॉइंट से पॉइंट तो खत्म हो गया, कट जाता है पॉइंट से पॉइंट। 2 से काट दीजिए 9 बार में, इसे 2 से काटिए 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब नहीं कटेगा, 9/55 समीकरण 1 हो गई। तथा अब चलते हैं दूसरी तरफ। पी एफ बटे में एफ आर लेना है हमें बच्चों। पी एफ बटे में एफ आर बराबर लिखना है 0.36 बटे में 2.20। पॉइंट से पॉइंट हट ही जाता है बच्चों। अब यहां से हम काटते हैं इसे, 4 से काट दीजिए, 4×9 = 36, 4×5 = 20 बचा 2, 4×5 = 20, 9/55 समीकरण 2। तो ध्यान से देखो कि बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा
समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू बराबर आ गया पी एफ बटे एफ आर के। देख रहा होगा आपको पीई बटे ई क्यू का मान क्या है बच्चों, 2/55, और पी एफ बटे एफ आर का मान क्या है, 2/55, तो दोनों का मान बराबर हुआ ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी एफ बटे में एफ आर। तो अतः हेल्स प्रमेय के विलोम से, अतः हेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर होगा क्यू आर। हम कह सकते हैं ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। ये आपका फाइनल और करेक्ट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हो बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से हेल्स प्रमेय के विलोम से हमने ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, आकृति में यदि एल एम सी बी के समांतर है, एल एम मतलब देखिए एल एम मतलब ये और सी बी मतलब ये दोनों आपस में समांतर है, ऊपर वाले त्रिभुज। आगे एल एन सी डी के समांतर है, एल एन मतलब ये आपस में ये भी समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी, ए एम यानी ए एम बटे ए बी छोटा टुकड़े के बटे में बड़ा, यानी छोटी भुजा बटे बड़ी, और ए एन बटे में ए बी यानी इसके बटे में ये लाना है और इसके बटे में ये लेके आना है। तो चलिए हम करते हैं हल। जो हमें दिया हुआ है इस प्रकार से पहले वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, एल एम समांतर सी बी तथा एल एन समांतर सी डी, ये हमें दिया हुआ है और सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी और बराबर ए एन बटे ए डी। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में से ये लिखना होगा इतना। अब चलिए करते हैं आगे। आगे की कहानी देखिए बच्चों, एन एम पहली शर्त से काम कर रहे हैं। एल एम समांतर है सी बी के, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है, तो ऊपर वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो देखिए बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमें जो दे रखा है एम एम समांतर सी बी। तो बच्चों जैसे ही हमें रेखा समांतर दे दी, तो अब हम क्या करेंगे, थेल्सफिर में लगा दें। अभी थेल्सफिर में हमने समझी भी दी, यदि रेखा समांतर हो तो थेल्सफिर में लगा देनी चाहिए हमें। तो चलिए करते हैं, आते हैं हेल्स प्रमेय से। हेल्स प्रमेय क्या कहती है, ए एन बटा एम बी यानी इसके बटे में ये और इसके बटे में ये। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए एन बटे में ए एम, एन नहीं है बच्चों, ए एम है, ए एम बटे में एम बी बराबर हो जाएगा ए एन बटे में एन सी। समीकरण एक, यहां से ये काम हो गया। अब चलिए चलते हैं नीचे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी सी में। देखिए त्रिभुज ए डी सी में, इसमें भी हमें जो दे रखा है एल एन सी डी के समांतर है। तो इसमें दे रखा है चूंकि एल एन समांतर है सी डी के, तो यहां पर भी लगा देंगे। अतः हेल्स प्रमेय से, अतः हेल्स प्रमेय से इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले त्रिभुज में ए एन बटा में एन डी, ए एन बटे एन डी और ए एल बटे एन सी। तो यहाँ हम कर देंगे क्या ए एन बटे एन डी और बराबर हम लिख देंगे ए एल बटे एन सी। समीकरण 2। अब देखिए बच्चों, समीकरण 1 और 2 से क्या होता है, यहाँ पर हमें लिखना है समीकरण 1 एवं 2 से। 1 एवं 2 में देखिए बच्चों, 1 और 2 में क्या है,
ए एल बटे एल सी, इधर देखो यहाँ भी ए एल बटे एल सी और यहाँ पर भी ए एल बटे एल सी। या तो आप लिखिए कि समीकरण 2 से मान 1 में रख लेगा, ए एल बटे एल सी का मान यहाँ रख दीजिए, या फिर समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर, 1 से मान 2 में तो ए एल बटे एल सी का मान ए एम बटे एम भी रख देंगे। या तो आप लिखिए समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर, या फिर 2 से मान 1 में रखने पर, या फिर सीधा ऐसे लिख दीजिए समीकरण 1 एवं 2 से, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, ए एन बटे एन डी हो जाएगा, ए एन बटे एन डी बराबर हो जाएगा ए एम बटे एम बी। तो चलिए इसमें इधर ए एम एम बी दे रखा है तो पहले ए एम वाला इधर लिख लेते हैं, ए एम बटे एम बी लिख लीजिए, ए एम बटे एम बी हम 2 से मान 1 में रख रहे हैं तो ए एल बटे एल सी का मान यहाँ पर इसकी जगह हम रख देंगे ए एन बटे एन डी, तो ये हटेगा ये रख जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास मान आ जाएगा ए एन बटे एन डी। ये वाला मान हमारे पास भी आया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए अभी हमें आगे कहानी क्या करनी है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। समीकरण 2 से मान हमने 1 में रखा है और आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हो समीकरण 1 एवं 2 से एल बटे एल सी का मान समीकरण 1 में रख दिया। अब यहाँ पर आगे की कहानी आप देखते हो बच्चों, ए एन बटा एन डी में थोड़ा सा दूर लिख लेता हूँ, ए एन बटे एन। देखिए हमारे पास आया क्या है, हमें चाहिए था ए एम बटा ए बी और आया क्या है ए एम बटे एम बी, यानी कि हमें ए एम की जरूरत है तो वो तो आ गया, एम बी को हटाना है, ए बी लेके आना है। आगे देखिए आगे क्या आया है, आगे ए एन तो मिल गया लेकिन हमें ए डी चाहिए और आया क्या है एन डी, इसलिए हमें कुछ ना कुछ इस वाले मान का भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस वाले में, और इस वाले का मान काम भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस वाले का भी देखिए इन दोनों का कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको व्युत्क्रम लेना है। व्युत्क्रम क्यों लेना है, ध्यान से देखिए बच्चों, आपको समझने वाली बात है कि जो हमें चाहिए वो हमें ऊपर की तरफ दे रखे हैं, जो हमें ए एम भी चाहिए और ए एन भी चाहिए, 2 मान आ चुके हैं वो ऊपर है। तो बच्चों जो बचाने हैं उन्हें हमेशा नीचे लेके आओ, जो बचाने हैं उन्हें नीचे लेके आइए। तो आपको लिखना है बच्चों व्युत्क्रम लेने पर, क्योंकि हमें ए एम और ए एन को बचाना है, इनको नहीं बचाना, इनको बदलना है, इनको बदल के ए बी और ए डी बनाना है। तो इसलिए हमें जिनको बदलना है उन्हें ऊपर लिखेंगे और जिसको बचाना है उसे नीचे लिखेंगे। तो एम बी बटे ए एम हो जाएगा, एम बी क्या हो जाएगा बच्चों, ये एम बी बटे एम और बराबर एन डी बटे ए एन हो जाएगा। अब बस कुछ नहीं करना बच्चों, दोनों तरफ आपको एक जोड़ देना है, दोनों तरफ क्या जोड़ देना है, एक जोड़ देना, लिख देना है दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए, हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए बच्चों इसके नीचे एक मान लीजिए, इसके नीचे एक एलसीएम ले लीजिए, इधर से एलसीएम आता है बच्चों एम, एम से एम कटा तो क्या बचा एम बी, और एक का जब भाग दोगे तो ए एम ही आएगा। इधर से देखिए बच्चों इसका एलसीएम आ जाएगा अपने पास एन, ए एन से एन कटेगा एन डी, और जब एक का भाग इसमें दोगे तो बच्चों ये आपका ए एन हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ए एम बी प्लस ए एम से क्या बन रहा है, यहाँ पर देखो एम बी प्लस ए एम से क्या बन रहा है, एम बी प्लस ए एम, यानी कि अपने पास ये वाला मान और फिर ये वाला मान, यानी ये दोनों टुकड़े प्लस हुए, एम बी प्लस ए, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी बनेगा, तो इसका तो क्या बन गया ए बी। इसी प्रकार से एन डी प्लस ए एन से क्या बना, एन डी प्लस ए एन, एन डी में एन जुड़ा तो ए डी बना, ये क्या बन गया ए डी। तो चलिए इसकी जगह तो आ जाएगा ए बी बटे ए एम बराबर हो जाएगा ए डी बटे ए एम। अब देखिए ए बी बटा ए एम आया, ए बी यानी उल्टा आ गया,
उल्टा हो रहा है तो फिर से व्युत्क्रम लिख दीजिए, आपका आंसर वही हो जाएगा। व्युत्क्रम व्युत्क्रम लेने, हाँ तो पलट दीजिए, ए एम बटे ए बी कर दीजिए, ए एम बटे ए बी बराबर हो जाएगा ए एन बटे ए डी। इस प्रकार से बच्चों ये आपका फाइनल और करेक्ट आंसर हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से सिद्ध हो गया। तो देखिए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, आज की वीडियो को बस यहीं तक ही रहने देते हैं। तो देखिए बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बच्चों सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे क्या होगा कि जब भी हम आपको वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।